नाज़रीन आदाब, मैं हूँ युसरा और आप देख रहे हैं MMC न्यूज़ इंडिया। नाज़रीन, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप सच्ची और अच्छी खबरें सबसे पहले देख सकें। शमीम तारिक ने उर्दू ज़बान और तहजीब पर किया बेबाक तबसरा। शमीम तारिक ने कहा, उर्दू ज़बान के फ़रोग के लिए कोई ख़ास काम नहीं किया जा रहा। कहा, उर्दू पढ़ाने वाले असातिज़ा भी नहीं दे रहे कोई तवज्जो। शमीम तारिक ने अपने मज़मून में क्या कहा, देखिए इस पर हमारी मुकम्मल रिपोर्ट। उर्दू ज़बान जो हिंदुस्तान में आमतौर पर बोली और समझी जाती है, उर्दू ज़बान को हिंदुस्तान की तहजीब और सकाफ़त की ज़बान भी समझा जाता है। लेकिन अफसोस, आज उर्दू ज़बान की अहमियत और अफादियत बहुत कम हो गई है, जो वाकई फ़िक्र अंगेज़ बात है। इसी पस मंज़र में रोज़नामा इंकलाब ने शमीम तारिक का एक मज़मून शाया किया है, जिसकी सुर्खी है, उर्दू ज़बान और तहजीब और हमारा रवैया। तफसीली मज़मून कुछ इस तरह है। नई तालीमी पॉलिसी में देसी ज़बानों, आर्ट्स यानी फ़नून लतीफ़ा और मुल्की तहजीब को फ़रोग़ देने पर बहुत इसरार किया गया है, मगर इसी तालीमी पॉलिसी के इस मुसवदे से जो वेबसाइट पर मौजूद है, मालूम होता है कि गुज़िश्ता 50 वर्षों में हमारी अदम तवज्जो की सबब 220 ज़बानें ख़त्म हो चुकी हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के इदारे यूनेस्को के मुताबिक अब भी 197 ज़बानों का वजूद ख़तरे में है, ख़ास तौर से वो ज़बानें जो सिर्फ बोली जाती हैं, जिनका रस्मुल ख़त नहीं है, वो ख़त्म हो सकती हैं। यही नहीं, इन ज़बानों को भी जो दस्तूर हिंद के 8वें शेड्यूल में शामिल हैं और आमतौर से समझा जाता है कि इनको कोई ख़तरा नहीं है, शदीद ख़तरों और आजमाइशों से गुजरना पड़ रहा है। अभी तक ये होता था कि ज़बान बोलने वाले हुकूमत से शिकायत करते थे, मगर अब तो हुकूमत खुद शिकायत कर रही है, और सिर्फ इन ज़बानों या बोलियों के बारे में नहीं जो रस्मुल ख़त से महरूम हैं, बल्कि उसका कहना है कि दस्तूर हिंद के 8वें शेड्यूल में शामिल ज़बानें भी ख़तरात से दो चार हैं। उर्दूत्व आज़ादी के बाद से ही आजमाइशों से दो चार है। अब दूसरी ज़बानों का हाल भी अच्छा नहीं है। एक मिसाल ये है कि 1971 में महाराष्ट्र में ऐसे लोगों की शरह 76% थी जो मराठी ज़बान को अपनी मादरी ज़बान बताते थे। यहाँ ज़बान के नाम पर तहरीकें चली, मराठी को लाजमी बनाया गया, ऐसे कानून बनाए गए जिनके मुताबिक सिर्फ वही शख्स सरकारी मुलाजमत हासिल कर सकता है जो मराठी जानता हो। इसके बावजूद 2011 की मर्दमशुमारी में मराठी को मादरी ज़बान लिखवाने वालों की शरह 76% से कम होकर 69% हो गई। उसका मतलब है कि हुकूमत की सरपरस्ती और पॉलिसी ज़बानों के फ़रोग़ में मदद तो देती है, मगर तन्हा हुकूमत की सरपरस्ती और इमदाद के सबब कोई ज़बान अपना वजूद बरकरार नहीं रख सकती। इस तफसील की रोशनी में ये कहा जा सकता है और बाइसरार कहा भी जाना चाहिए कि आज़ादी के बाद महाराष्ट्र में या अमूमी हैसियत में पूरे मुल्क में उर्दू ज़िंदा रह गई, तो इसके लिए उस ज़बान को बोलने और आम करने की कोशिश करने वालों की बड़ी तादाद अब भी मौजूद है। और अगर ये ज़बान अपने मियार और बोलने वालों की तादाद के लिहाज से कमज़ोर होती जा रही है, तो इसलिए कि उर्दू बोलने वालों में बेशतर ने समझ रखा है कि सिर्फ हुकूमत को इल्ज़ाम देने से ये जी जाएगी। बेहसी का ये आलम है कि जब 3 अक्टूबर को ये जायज़ा लेने के लिए मुंबई में एक वेबिनार मुनाक़िद किया गया कि महाराष्ट्र के उर्दू स्कूलों में पढ़ाई जाने वाली किताबों का मेयार क्या है, तो इसमें शुरू में 170 अफराद शरीक हुए और फिर इनकी तादाद कम होती गई। अगर सिर्फ प्राइमरी से यूनिवर्सिटी तक के वो असातिज़ा इस वेबिनार में शरीक हो जाते जो उर्दू या उर्दू में कोई दूसरा मजमून पढ़ाते हैं, तो शरका की तादाद 30-35 हज़ार होती। इससे अंदाज़ा किया जा सकता है कि दरसी किताबों के जायज़े से इन्हें भी दिलचस्पी नहीं है। उर्दू ने जिनको रोज़गार के साथ बावकार मनसब भी अता किया है। प्रोफेसर शफ़ी शेख ने सदारती तकरीर में और उनके साथ दूसरे मुक़र्रीन ने ऐसी बातें बताई हैं कि आँखों के सामने अंधेरा छा गया। मुझे यकीन है कि इस वेबिनार में वो लोग भी शरीक नहीं रहे होंगे जो निसाब या दरसी किताबों को तैयार करने वाली कमेटियों में शामिल हैं। प्रोफेसर शफ़ी शेख ने बताया कि 1 से 10वीं तक की दरसी किताबों का उन्होंने तज्ज़िया किया और उनमें 500 गलतियां नज़र आईं, तो हैरत की इंतहा न रही। बाद में कुछ लोगों से बातें हुई तो हर शख्स दूसरे को जिम्मेदार ठहराता नज़र आया। अक़लियती तालीमी इदारों में तो ये मजबूरी नहीं होना चाहिए, यहाँ तो वज़रा मुदाखलत नहीं करते, मगर यहाँ भी यही हाल है।
اور وہ لوگ بہرحال اپنے لیے گنجائش پیدا کر لیتے ہیں جن کا زبان و ادب سے کوئی قابل ذکر تعلق نہیں ہے۔ انہوں نے نہ صرف اچھے کاموں کو ملیالین کر دیا ہے بلکہ مستقبل کے امکانات کو بھی متاثر کیا ہے۔ اردو خوری کی یہ وبا اردو والوں پر کیا قیامت ڈھائے گی، اس کا اندازہ کرنا مشکل نہیں ہے۔ درسی کتابیں تیار کرنے والے ادارے اور اقلیتی تعلیمی اداروں میں اردو کا جو حال ہے اور جس طرح بہت سی خامیوں کی پردہ پوشی کی جاتی ہے وہ زندہ قوموں کا شیوا نہیں ہے۔ ہر زبان کے ساتھ ایک تہذیب مر جاتی ہے۔ اردو تو نہ صرف کم سے کم خرچ میں ہمارے بچوں کو اعلیٰ تعلیم کے قابل بناتی ہے بلکہ پیدا ہونے سے مرنے تک ہر مرحلے میں اپنی شائستگی کا مظاہرہ کرنے کا سلیقہ بھی عطا کرتی ہے۔ اردو زبان و ادب کا گلیمر آج بھی باقی ہے، مگر جس طرح خود نمائی اور خوشامد کر کے اپنے لیے جگہ بنانے اور خود ستائی کر کے دوسروں کو جھانسا دینے کی وبا عام ہو رہی ہے وہ کورونا کی ہلاکت سے بھی زیادہ خطرناک ہے۔ جس زبان کو فروغ دینے کی غرض سے قائم کیے گئے ادارے اس زبان کا گلا گھونٹ رہے ہوں، جس زبان کی درسی کتابوں میں غلطیوں کی بھرمار ہو اور جس زبان کے ادبی منظرنامے میں دھول دھواں ہی رہ گیا ہو، یا جس کے خوبصورت اسٹیج پر ایسے لوگ اچھل کود کر رہے ہوں جو دنیا میں کچھ نہ کر سکے ہوں، تو اس زبان کی زندگی کی ضمانت کب تک دی جا سکتی ہے؟ اس کے لیے تنہا حکومت کو ذمہ دار ٹھہرانا دیدہ دلیری ہے۔ یہ وقت ہے اردو کے مستقبل کے لیے فکر کرنے کا۔ حکومت تک اپنی بات پہنچائی تو جا سکتی ہے کہ اردو کے فروغ کے لیے نہ تو وہ ادارے اچھا کام کر رہے ہیں جو حکومت نے قائم کیے ہیں، نہ وہ ادارے جو اقلیتوں نے اس لیے قائم کیے کہ اپنی زبان اور لسانی تشخص کی حفاظت کر سکیں۔ آنے والے دنوں میں اقلیتی تعلیمی اداروں کے حقوق سلب بھی کیے جا سکتے ہیں۔ اگر ایسا ہوتا ہے تو برا ہوگا، مگر اس کی ذمہ داری کس پر ہوگی؟ اگر تحریک چلانے اور غلطیوں یا غلط کارکردگی کے خلاف آواز اٹھانے سے حکومتی اور اقلیتی تعلیمی اداروں کی کارکردگی بہتر ہونے کے ساتھ ان کا وجود برقرار رہ سکتا ہے تو ہم اردو والوں کو ضرور آواز بلند کرنا چاہیے۔ جو لوگ جھوٹ بول کر اردو خور اصحاب اقتدار کی نظر میں اچھے بنے رہنے کے لیے ہاں میں ہاں ملاتے ہیں یا چپ رہ کر ضمیر کی آواز کو دبا رہے ہیں، وہ اردو اور اردو تہذیب کے سب سے بڑے دشمن ہیں۔ تو یہ تھا ناظرین روزنامہ انقلاب میں شائع شمیم طارق کا مضمون۔ جیسا کہ مضمون نگار نے اسی جانب اشارہ کرتے ہوئے واضح انداز میں کہا ہے کہ اردو زبان کی مقبولیت اس لیے کم ہو رہی ہے کیونکہ اس پر توجہ نہیں دی جا رہی ہے، یہاں تک کہ اردو کے اساتذہ جو ہیں وہ بھی اس زبان کو فروغ دینے کے لیے کوئی خاص اہم رول ادا نہیں کر رہے ہیں۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آنے والے دور میں اردو زبان بھی دوسری زبانوں کی طرح مقبولیت حاصل کرے اور اردو زبان کو ہندوستان میں قدر کی نگاہ سے دیکھا جائے اور اس کی اہمیت اور افادیت میں اضافہ ہو۔ یسرا انصاری کی رپورٹ، MMC نیوز انڈیا، نئی دہلی۔ تو ناظرین ہم پھر حاضر ہوں گے کچھ بڑی خبروں کے ساتھ، تب تک کے لیے ہمیں دیجیے اجازت اور دیکھتے رہیے MMC نیوز انڈیا اور ہمارے چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کیجیے۔ شکریہ، خدا حافظ۔